चलो, सो आइए कंटिन्यू करें फटाफट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, सो लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? तो लास्ट क्लास में हम देख चुके थे बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का बेसिक नेचर कैसे होता है, ये अपने को कैसे पता? तो अपने को पता है कि वो जो भी चीज या तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाती है या एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी दिखाती है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है। जैसे अपने को दिख रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ ZnSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ZnSO4 जो है वो थोड़ा बहुत पार्शियली एसिडिक है। क्यों पार्शियली एसिडिक है? क्योंकि अपने को पता है कि ये किससे बना है, H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड था, जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस था, और अपने को पता है कि भैया स्ट्रॉन्ग और वीक की लड़ाई हुई थी एसिड बेस में, तो जीता था एसिड, ठीक है। तो ये कहानी हो गई अपने पास अमोनिया के रिएक्शंस तक की बात। अब अपन आगे आते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने बात किया था यार कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा है कि कभी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। स्टिल ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? अ, श्रेया बिल्कुल आज सेंड कर दूंगा बच्चा, आज स्लाइड सेंड हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो हाँ, नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ ऑक्साइड्स बना, कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है? तो +1 to +5 दिखाता है। ये याद रखना कि 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, स्टिल वो +5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। अब बात आती है, अच्छा कोई ये बताओगे कि ऑक्साइड्स जो होते हैं उसमें निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्यों नहीं दिखता? इसका कोई रीजन बताओगे कि क्यों निगेटिव क्यों नहीं दिखता? -3 क्यों नहीं दिख जाता ऑक्साइड्स में? हम तो नहीं बोलेंगे, आपका काम है, आप बताइए, हम क्यों बोले? प्रत्युष क्या कहना चाहता है? ऑक्सीजन कभी भी वॉट? हाँ, अच्छा घूमने नहीं जाता? अच्छा, ऑक्सीजन पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ऐसा कहना चाहते हो? अच्छा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। संजना ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ठीक है। चलो, अरे सिंपल सा रीजन है भैया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भैया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो हमको पता है कि भैया ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल का दूसरा सबसे बेईमान है, पहला बेईमान कौन था? फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा बेईमान कौन हुआ? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद फिर कौन आता है? नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जब भी लड़ाई होगी तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन पे ऑब्वियस है कि कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, चलेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर जो नाइट्रोजन का होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है तब, ठीक है। चलो, अब अपन बात कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अपना ये काम तो हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या होगा और उनके ऑक्साइड्स कौन कौन से बनेंगे। प्रिपरेशन पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि अगर प्रिपरेशन आ गया तो ये जो रिएक्शन जितना मेहनत करके याद करोगे, अगर उतना ऑर्गेनिक गलती से याद कर लोगे तो ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाली जो चीज़ है, रीडिंग डाल देना जब एग्जाम देने जाना तो, लेकिन अभी इसको रटने की कोशिश कतई मत करना, ठीक है। अगर आपको रटने का बहुत ज्यादा मन करे तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन है, आप उसमें अपना मतलब वो कहते हैं ना लक आजमा सकते हो, ठीक है। बाकी इसको ट्राई मत करना। तो ये आपके पास कहानी है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की। अब बात करते हैं अपन कि भैया ये जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है नाइट्रोजन, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब ये तो केमिकल बॉन्डिंग वाले मास्टर जी बहुत बार अपने को बता चुके हैं कि भैया स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो फटाफट एक नजर इस पर अपन डाल लेते हैं। तो भैया सबसे पहला जो ऑक्साइड है दैट इज N2O। N2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये अपने को दिख रहा है, N डबली बॉन्डेड N, ठीक है, अपने को दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा और गौर फरमा कर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिया है। हम थोड़ा सा इसको चार्ज के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को चार्ज के फॉर्म में ज्यादा बेटर याद रहता है। तो देखो इसकी कहानी कैसी है, N डबली बॉन्डेड O, इस पे है पॉजिटिव और इस पे है नेगेटिव। ये है ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली,
ठीक है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे याद रखो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, चाहो तो ये चार्ज के फॉर्म में भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये है एनओ। एनओ का स्ट्रक्चर अगर आप गौर फरमाइएगा तो बस एनओ का स्ट्रक्चर सिंपल सा है, एन डबली बॉन्डेड ओ। और ये वन ऑफ द एग्जांपल होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का, अगर आपको गलती से केमिकल बॉन्डिंग याद आए तो। एनओ बोलते हैं भैया कि एनओ में नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। जरा यहाँ गौर फरमा के भी देख सकते हो कि एनओ में कैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कहाँ गया भैया, हाँ ये। नाइट्रोजन में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे। ठीक है, दो यहाँ बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने इसके पास, 3। 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसके पास, तो भैया 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। 5 थे इसके पास, 3 बचे हुए हैं, 2 बॉन्ड बनाने में गए। बॉन्ड की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4, और ये 3 कितने हो गए, 7। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एक एग्जांपल होता है एनओ। उसी तरीके से NO2 भी है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास स्ट्रक्चर की। N2O3 का स्ट्रक्चर कैसा है, तो N सिंगल बॉन्डेड N। इसको आप अपने केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म में मैं जरा सा आसान भाषा में इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो। तो आप इसको कुछ इस तरीके से शायद पढ़े होंगे। ठीक है, ये ऐसे और यहाँ पे O। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको खूबसूरत स्ट्रक्चर बना लेते हैं। थोड़ा गंदा सा है ये, चलो रुक जाओ। हाँ, अब थोड़ा अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो इसकी कहानी कुछ कुछ इस तरीके से है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ये क्या हो गया, N2O3। N2O4 बोलेगा, इसके साथ भी कोऑर्डिनेट लगा लो। N2O5 बोलेगा, बीच में एक ऑक्सीजन लगा लो। तो N2O3, N2O4, N2O5, इसमें कोई समस्या नहीं है। NO2 कैसे बनाना है, बीच में इसको बस तोड़ दो। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर बनाने आता है तो आप सब बना सकते हो। ठीक है, N2O3 अगर ये बना लिए तो यहाँ से इसको यहाँ से तोड़ोगे, ये हो गया NO2। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लोगे तो N2O4। यहाँ पे लगा के यहाँ पे भी अगर बीच में लगा लोगे तो N2O5। सारे स्ट्रक्चर्स आपके बन के रेडी हैं। तो ये कहानी है आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर की। NO2 मैंने बनाना बता दिया कैसे। N2O3 जो बना है उसको बीच में बस यहाँ से तोड़ दो, NO2 बन जाएगा। ठीक है, N2O4 बनाना है, यहाँ पे वो लगा दो, N2O4 बन जाएगा। N2O5 बनाना है, बीच में ऑक्सीजन लगा दो यहाँ तोड़ के, N2O5 बन जाएगा। तो ये आपके पास कहानी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। मुझे इतना बता दो कि इस पूरे कहानी में कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई, अपन उससे बात कर लेंगे, क्योंकि ये समझने वाला, ये रटने वाला नहीं है। तुम इसमें अगर कोई चीज जादू हो गई तो फटाफट बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एंगल वैंगल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉन्ड लेंथ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना मेहनत करोगे, इससे अधिक, इससे ज्यादा आउटपुट देने वाली चीजें और भी हैं। तो ये सब याद मत करना, बॉन्ड पैरामीटर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, दैट्स ऑल। हाँ जी, कोई समस्या यहाँ तक में? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब मान के बैठे, हाँ ठीक है, याद करना ही है, क्या ही करके करेंगे इसमें, समझ के, है ना। अबे ऐसा नहीं है, माना P ब्लॉक है, माना थोड़ा रट्टा मारना ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब रटना ही है। कुछ समझने वाली चीजें भी होती हैं। ठीक है, श्रेया बोल रहे क्या ही कर सकते हैं। अरे बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत कुछ लॉजिकली आप ध्यान रख सकते हो। चलो ठीक है, क्या बात है, आगे आते हैं अपन। तो ये कहानी होगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये बहुत काम का कंपाउंड है जो इसके ऑक्साइड से बनता है, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है, जरा प्यारा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है आपके पास नाइट्रिक एसिड। किसी को बॉन्डिंग समझ में नहीं आए तो अपने फटाफट पूछ लेना कि ये बॉन्डिंग है कैसी। ठीक है, किसी को भी बॉन्डिंग समझ में नहीं आया तो फटाफट पूछ लेना। अगर याद आए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कोवेलेंट में भी लिखते हैं, माइनस और प्लस बना के। ठीक है, कम से कम ऑर्गेनिक से सही है, ऐसा लेखिका कहना चाहती है। हो सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। बाकी भावनाएं सबकी अपनी अपनी होती हैं। चलो ठीक है, भावना पे किसका क्या कंट्रोल। चलो ठीक है, तो अपन आगे आते हैं
बात करते हैं कि भैया नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो भैया, नाइट्रिक एसिड बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका जो अपन लैब में यूज करते हैं, लैब मेथड में बात करते हैं, वो है सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ हीट कर देना, ठीक है। तो ये लैब मेथड है। अब लैब मेथड क्या बोलता है कि सोडियम नाइट्रेट लीजिए और उसको H2SO4 के साथ ट्रीट कर दीजिए। जैसे H2SO4 के साथ सोडियम नाइट्रेट का आप ट्रीट कीजिएगा तो यहाँ बन जाएगा सोडियम बाइसल्फेट। ये याद रखना, दिस इज सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में जो आप चाहते थे वो बन गया, दैट इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्या क्या लिया था यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज सोडियम बाइसल्फेट एंड दिस इज, पता है अपने को काम की चीज, ठीक है। तो ये कहानी अपने पास कि लैब में हम नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। लेकिन बात क्या है ना कि इंडस्ट्री में तो बिजनेस है, बिजनेस है तो अपने को तो सस्ता सुविस्ता उपाय चाहिए। इतना महंगा का नाइट्रिक एसिड लगाएंगे, इतना महंगा का सोडियम नाइट्रेट लगाएंगे तो और समस्या है। और सोडियम नाइट्रेट बनाने के लिए तो ऑलरेडी नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है, तो क्या करें हम। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि अपने को एक चीज तो पता है कि एनो तो बहुत आसानी से बना सकते हैं अपन। बहुत आसानी का मतलब है बना सकते हैं। अब माना कि 9 बार प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत हाई प्रेशर होता है, माना कि 500 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन बना तो सकते हैं हम। क्यों इतना करना पड़ता है अपने को पता है, क्योंकि भैया अमोनिया हो या नाइट्रोजन हो बहुत आसानी से रिएक्ट करने वाले चीज नहीं है। और खासकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आसानी से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। दोनों की कैटेगरी एक जैसी है। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है और क्यों। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या ऑक्सीजन में से, और ऐसा क्यों। आंसर नहीं चाहिए मुझे, बस ये है कि कौन क्यों के साथ चाहिए। प्रत्युष ऑडियो ऑन करके बताएगा। अब प्रत्युष बाबू देखो, घूंघट तो उठ चुकी है बच्चा, तो अब तो तू बोल ही सकता है। क्या यार, अभी भी शर्माना, क्या बात, चलो पता नहीं भविष्य में क्या होगा तेरा। चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अपने पास अमोनिया है। अमोनिया को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, बिल्कुल साक्षी बाबू आपका गलत है आंसर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा ऑक्सीजन से आसान है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, P4 होता है। नाइट्रोजन में होता है P3, और P3 इज अ हाफ फील्ड। और हमें पता है कि भैया दुनिया में जो चीज थोड़ी भी स्टेबल है, सिमेट्रिक होने की वजह से अगर थोड़ी भी स्टेबल है तो अपनी सिमेट्रिसिटी लूज नहीं करना चाहती। ये नाइट्रोजन के साथ वही कहानी है। ये P3 होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखता, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। एक्सेप्शंस पढ़ाए जाते थे, क्या बोलते थे, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में पहले 16 आएगा फिर 15 आएगा। गलती से थोड़ा पीरियडिक टेबल देख लो, ठीक है, इतना कष्ट कर लो खुद पे। चलो, तो बात आती है कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं, बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एनो बन जाता है। इस एनो को फिर से हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। तो होता क्या है कि एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन एग्जिस्ट करती है जहां NO2 बन रहा होता है। अब NO2 बन रहा है तो भैया समस्या है कि NO2 और इक्विलिब्रियम भी आ रही है यहाँ पे, मतलब NO2 तो अपने को मिलेगा नहीं, तो हम लोग हैं थोड़े से खुराफाती लोग, हम क्या करते हैं ना, इसमें पानी जोड़ देते हैं। अब जैसे NO2 में पानी ऐड करोगे ना, तो ये NO2 और H2 जो है ये फटाक से मिलके बना लेते हैं HNO3। और अपने को ली चैटर साहब कह के गए हैं कि अगर आप किसी रिएक्शन में कोई चेंज कीजिएगा तो वो रिएक्शन नहीं चाहती कि वो चेंज किया जाए। बिल्कुल न्यूटन सर का दूसरा, बिल्कुल न्यूटन सर का जो तीसरा नहीं सॉरी पहला वाला नियम है, माय बैड, पहला वाला जो नियम है उसी नियम के पैरेलल का ये नियम है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव कीजिएगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो ऐसे रट्टा मार के तो हम बैठे हुए हैं कि अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट को हटाइएगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। वो नहीं चाहती कि तुम प्रोडक्ट हटाओ, लेकिन तुमने हटा दिया तो फिर से प्रोडक्ट बनाएगी। और अपन इसी चीज का फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, NO2 बना, उसमें वाटर डाल दिया, HNO3 अपने को मिल गया, ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली गई। ये सेम चीज नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, NO2 प्लस H2O, HNO3 मिला और साथ में NO मिला, ये NO वही है। तो कुछ नहीं करना, बस NO2 मिला है, H2O है, इसमें HNO, इसमें NO2 में H2O डाल दो, ये अपने को मिल जाएगा HNO3। सीधे याद रखो, अमोनिया और ऑक्सीजन से बनाना है NO,
ठीक है, इतना मेहनत करोगे परेशान हो जाओगे। तो ऐसे याद रखो, एनसीईआरटी वाले परेशान करने का कसम खाए हुए हैं। तो अमोनिया और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो बना लो नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन डाल दो, बना लो NO2। ये तो रट्टा मार ही सकते हैं भैया, ऑक्सीजन डाल के एक ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देंगे, और NO2 में पानी डाल दो, इसको पानी से नहला दो, हो गया बस अपने पास HNO3, खेल खत्म। ठीक है, तो इस चीज को बस ध्यान रखो कि भैया अपने को बनाना है NO। और मैंने शुरू में भी बताया था कि नाइट्रोजन का एक ही ऑक्साइड ऐसा है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं, दैट इज NO। NO2 आसानी से नहीं बनता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले NO बनाना पड़ेगा, फिर NO2 बनाना पड़ेगा। मुझे इतना बता दो, ये पूरी रट्टा मार कहानी में कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है? कोई ऐसी चीज जो बाउंसर हो गया? लेखिका बोल रही है नहीं, क्या ही बाउंसर होगा इसमें, रटना है अपने को, बाउंसर होने का क्या ही है, चलेगा। ओ भाई, मेरी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है? अच्छा, डन है, बढ़े आगे। चलो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। अब अभी जो चीज बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग, चाहे वो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम बात करो या बोर्ड। जो अभी रिएक्शन दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टार लगा के लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हमें बचपन में एक चीज सिखा दी जाती थी कि अपने पास मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन 10th क्लास वाले ना, जो एनसीईआरटी है ना, उसने एक और चीज अपने को सिखाई थी कि वो हाइड्रोजन गैस HNO3 के केस में नहीं देता, वो H2O देता है। क्योंकि हमें पता है कि HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद करोगे तो याद आएगा कि क्लास 10th में सिखाया जाता था कि HNO3 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो हाइड्रोजन नहीं देके उस केस में अपने को क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है। ठीक है, बस एक केस था जिसमें हाइड्रोजन मिलता था, दैट इज मैग्नीशियम को जब रिएक्ट कराते थे तब, वो भी मैग्नीशियम के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके। तो उस समय एक चीज अपने को नहीं बताई जाती थी कि देखो HNO3 के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर देता है, वो साथ में NO भी देता है और NO2 भी देता है। अब बात ये आती है कि कब NO देगा कब NO2 देगा। तो देखो भैया, इसको गौर फरमाना, अगर आपने कॉपर लिया, ये दोनों ही, यही दोनों मेटल के लिए आपको मेनली ध्यान रखना है, अगर आपने कॉपर लिया है और उसमें अगर डाइल्यूट, बैलेंस पे मत जाओ, बैलेंस से नहीं मतलब अपने को, अगर उसमें डाइल्यूट HNO3 डालोगे, डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो कॉपर नाइट्रेट तो दोनों केस में मिलेगा, लेकिन डाइल्यूट के केस में NO मिलेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो NO2 मिलेगा। कैसे याद रखोगे? सिंपल से याद रखो ना यार, NO जो था अपने को आसानी से मिलता था, डाइल्यूट डाला, गरीब है बेचारा, गरीब है तो NO देगा। कॉन्सेंट्रेटेड डाला, भर के ऑक्सीजन है, NO को भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, NO2 बना देगा। ठीक है, तो डाइल्यूट के साथ NO जो अपने को आसानी से मिलता है, और उसके बाद क्या मिल जाएगा, NO2। ठीक है, जिंक के साथ क्या कहानी है कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो इसका भी सेम कहानी है कि सॉल्ट और NO2, वाटर तो सोचना ही नहीं है, सॉल्ट और NO2, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 मिलेगा ही, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। लेकिन डाइल्यूट में एक कष्ट है जिंक के साथ कि वहां N2O मिल जाता है, ना कि NO मिलता है। तो बस इस चीज को ध्यान रखना, कॉपर और जिंक कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सॉल्ट देगा, और साथ में अपने को जो ऑक्साइड्स देंगे नाइट्रोजन के, वो है NO2। लेकिन डाइल्यूट के साथ कॉपर जो है वो NO देगा, और जिंक जो है वो N2O देगा। इस चीज को बस ध्यान रखना है, बाकी कहानी समस्या वाली नहीं है, बस ये दोनों समस्या वाली, इन दोनों को ध्यान रखना, बिल्कुल रट्टा मार के रखना। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, घुमा फिरा के बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, खुद डायरेक्ट नहीं देता, कभी घुमा फिरा के इससे कुछ भी करके दे देगा, कभी बैलेंस करने के लिए, कभी कुछ भी कभी कुछ भी। कोई समस्या नहीं होगा, अगर आपको ये पता है कि यहाँ NO लिखना है तो बैलेंस भी आप आसानी से कर लोगे, बैलेंस उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद एक और भी चीज पढ़ाई जाती थी बचपन में, बेवकूफ बनाने के लिए बोला जाता था कि नॉन मेटल एसिड्स के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिखाते हैं, इसलिए कोई पढ़ाया नहीं जाता था।
मेटल का बेस के साथ पढ़ाते थे, बोलते थे कि जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने को पता है कि सोडियम जिंकेट बना लेगा, लेकिन कभी नन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन नहीं आता था। यहाँ ये याद रखिए, ये जो नीचे में कुछ रिएक्शंस है ये नन मेटल की है HNO3 के साथ। कुछ नहीं सोचना आपने को, बहुत आसान है। कैसे? पहले वाले दूसरे वाले को छोड़ दो, फिलहाल नीचे बात करते हैं। सल्फर HNO3 के साथ सल्फर का एसिड H2SO4, फॉस्फोरस HNO3 के साथ फॉस्फोरस का सबसे जाना माना एसिड H3PO4, दोनों के साथ कौन सा ऑक्साइड? NO2। सोचना ही नहीं है, सारे केस में NO2 ही अपने को मिल रहा है, नन मेटल रिएक्ट करेगा तो NO2 ही देगा, सोचना ही नहीं है, NO2। खेल खत्म, मतलब ये दोनों में तो कोई समस्या नहीं है। बात आती है I2 और कार्बन की। कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा NO2, क्या बन जाएगा? CO2। उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर बेचारा क्या बनेगा? CO2। और I2 ऑक्सीडाइज होता है तो बच जाता है HiO3। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये रिएक्शन है, ये ऊपर वाली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नीचे वाली दोनों जो है बहुत बार आई हुई हैं। और सबसे अच्छी बात बताता हूं कि ये जो सल्फर वाली रिएक्शन है ये लास्ट ईयर के एडवांस का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर में तो एडवांस वाले भी जो है ना वो एनसीईआरटी को उठा के कॉपी पेस्ट दे देते हैं। उन्होंने बस दे दिया था सल्फर का मास, दिया था कि कुछ ग्राम दिया था कि इतना ग्राम अगर सल्फर लिया तो बताओ कितना कितना NO2 बनेगा, कितना H2SO4 बनेगा। यही क्वेश्चन था। सोचो इससे फर्जी क्वेश्चन क्या होगा। बस रिएक्शन लिख के उन्होंने नहीं दिया था, आपको खुद से यहाँ से याद रखना था कि रिएक्शन होती क्या। अगर जिसको रिएक्शन याद थी उसके लिए क्वेश्चन ना मोल कॉन्सेप्ट से, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में तो उससे टफ क्वेश्चन आते हैं, उससे भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद रखो कि नन मेटल, अगर कुछ नहीं याद है तो इतना तो ध्यान रख सकते हो कि नन मेटल है HNO3 के साथ आता है। उस नन मेटल के एसिड को याद करो कि यार उस नन मेटल का एसिड क्या बन सकता है। जो बन सकता है मोस्ट प्रोबेबल वही आंसर होगा। अब ये मत बना सर CO2 में तो, सर कार्बन में तो CO2 बना था, उसको याद रखो कि CO2 बना था, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडाइज्ड फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? CO2 होता है। तो ये कहानी है आपके पास सारे। देखो, इसको एक और तरीका है जिससे याद रख सकते हो, ठीक है। वो तरीका ये है कि फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो आपको यहाँ दिखेगा, सल्फर का जो मैक्सिमम होता है वो यहाँ दिखेगा, कार्बन का जो मैक्सिमम है वहां दिखेगा। +4 +6 +5 ऐसे भी याद रख सकते हो कि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले स्टेट में पहुंच जाएगा, खेल खत्म। अरे H2CO3 नहीं बना बाबू, अगर इसको गौर फरमाओगे ना तो ये H2CO3 ही है। देखो दिखा रहा हूं कैसे। CO2 और H2O जब मिलते हैं ना प्रत्युष बाबू, तो ये H2CO3 ही कहलाता है। याद करो, सॉल्यूशन में पढ़ाया जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तो H2CO3 बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। गौर फरमाओ बाबू, बस उसने अलग अलग करके लिख दिया इसको, और कुछ नहीं है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि CO2 सॉल्युबल बहुत कम होता है, इसलिए उसने CO2 को अलग लिखा है, बाकी H2CO3 ही है वो, कुछ अलग नहीं है उससे। यहाँ ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि CO2 और वाटर जो है वो H2CO3 ही बनाएंगे। हाँ, याद करने में आसानी होता है, मैं मान गया, बट अब ठीक है यार, ये गंदे लोग हैं तो क्या कर सकते हो। अब वो चाहते हैं तुम परेशान हो, अब तुम्हारे स्मार्टनेस पे कि तुम आसानी से उसमें से अपने काम की चीज कैसे निकाल लोगे। ठीक है, चलो, गुड, आगे बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। अब ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, इस पे बात करते हैं जरा सा। देखो होता क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि अगर उस टेस्ट ट्यूब में करते ये हैं कि उसमें ले लेते हैं किसी भी मेटल का नाइट्रेट ले लेते हैं। ये होता किसके लिए है? ये होता है मेनली नाइट्रेट को टेस्ट करने के लिए। NO3- आयन कहीं एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसको पता करने के लिए होता है। कैसे करते हैं? तो कहीं भी अगर मान लो किसी भी सॉल्ट का नाइट्रेट, किसी भी मेटल का नाइट्रेट ले लिया, मान लो कॉपर नाइट्रेट ही ले लिया, ठीक है। उसमें क्या किया कि FeSO4 डाला। बेसिकली ये जो Fe+2 है दैट इज FeSO4 और कुछ नहीं है, फेरस सल्फेट है। तो अगर आपने किसी सॉल्ट में फेरस सल्फेट डाला है तो वो दे देगा आपको NO, नाइट्रिक एसिड आपको वहां, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलेगा। और ये जो NO होता है ना, ये अपने को पढ़ाया गया था, कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो। जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, जो पढ़े हैं उनको पता है कि NO जो होता है वो लिगेंड होता है। और लिगेंड होने की वजह से ये इस Fe के साथ फिर से रिएक्ट करता है, इस Fe के साथ ये फिर से रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्राउन होता है।
ये जो एनो रिलीज होता है, ये एनो एफी के साथ रिएक्ट करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्राउन होता है, और यहाँ से पता चल जाता है कि जो आपने लिया था वो NO3 लिया था। अगर NO3 माइनस नहीं होता तो ये NO नहीं निकलता, NO नहीं निकलता तो ब्राउन रिंग नहीं बनता। कैसे करते हैं? तो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके चारों तरफ धीरे 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 FeSO4 को ड्रॉप करते हैं। याद रखना कि वो साइड साइड से ड्रॉप करते हैं, सीधे उसमें डाल नहीं देते। जब साइड साइड से ड्रॉप करते हैं ना, तो सीधे सीधे किनारे 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 वो क्या बनता है, ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है, और उसको बोलते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, क्योंकि वो साइड में क्या बन गया, रिंग बन गया है। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास कि ये कैसे ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। चलेगा? चलो, बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत कम आया, बट ध्यान रखना है इसको। ठीक है, बोर्ड वाले और खास करके वाइवा वाले लोग को बड़ा पसंद होता है, वो पूछ देते हैं कि भैया ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। एक मिनट रुको यार, ये फॉस्फोरस वाला, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक, हाँ, क्यों मिटाऊं मैं इसको, काम आएगा। हाँ ठीक है, देखो नेक्स्ट आते हैं अपने पास, नाइट्रोजन की कहानी यहाँ तक कंप्लीट है। उसके आगे नाइट्रोजन की ज्यादा चीजें अपने को पढ़नी नहीं है, जितना काम खाए उतना अपने को पढ़ना था, उतना अपन पढ़ चुके हैं। कष्ट ये कीजिएगा खुद पे जरा सा, मैं मानता हूं कि थोड़ा याद करना टॉर्चरस है, अग्री करता हूं, मुझे भी समस्या होती थी जब मैं आपके जगह पे था, लेकिन बात यह है कि फ्री के मार्क्स हैं, अगर जरा सा भी मेहनत कर लोगे तो इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेकंड्स में टिक लग के आगे बढ़ जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में भी बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार, इसके बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दे देगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देगा। ठीक है, चलो, एक मिनट मिताली, हेलो बाबू, हो गया? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन फॉस्फोरस पे। अब देखो फॉस्फोरस में अपने को जो पढ़ना है वो, एक मिनट रुकिए, हाँ, फॉस्फोरस में जो अपने को पढ़ना है वो तीन तरह के मेनली फॉस्फोरस पढ़ने हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, ये तीन फॉस्फोरस मेनली अपने को पढ़ने हैं, मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ, हटा दे रहा हूँ इसको। व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, ये तीन अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है भैया, वो याद रखना कि वो जहरीला होता है, पॉइजनस होता है ये। ठीक है, रेड जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है नॉर्मली, सॉलिड एंड नॉन पॉइजनस। ठीक है, और ब्लैक के साथ भी सेम कहानी है। ठीक है, चलो, व्हाइट के साथ एक और भी चीज है कि ये थोड़ा वैक्सी होता है, वैक्सी होता है ये। और जितने भी फास्फोरस है उनका जो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, P4 होता है, P4 होता है। अब जरा व्हाइट फास्फोरस के बारे में इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, वो रात को व्हाइट साड़ी वाली घूमती है, उससे किसका किसका पाला पड़ा हुआ है, ये बताओ मेरे को। कोई ऐसा बोलना चाहता है कि रात रात को जो व्हाइट साड़ी वाली घूमती है उससे पाला पड़ा हुआ है कभी? अच्छा, अभी तक तो नहीं पड़ा। ठीक है, तो भविष्य में पढ़ने के चांसेस है अभी जानने के बाद। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब गेहूं की फसल कटती है, तो गेहूं की फसल चूंकि हम क्या करते हैं, जब गेहूं की खेती की जाती है तो उसमें बहुत सारे फॉस्फेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखे सुने भी होगी गांव में, मतलब जो किसान लोग हैं वो शहर आते हैं और बहुत सारे खाद फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो खरीद के ले आते हैं, फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, और बहुत सारे फॉस्फेट्स हैं जो वो लेके जाते हैं, यूज किया जाता है। जब गेहूं की फसल कट जाती है तो होता ही है कि दिन भर हीटिंग होने की वजह से रात के टाइम में, ध्यान दो यहाँ पे, रात के टाइम में होता क्या है कि जमीन में से ये जो फॉस्फेट्स हैं वो फॉस्फेट्स ब्रेक होते हैं, और वो ब्रेक होके बहुत लाइट अमाउंट में, बहुत कम, बहुत ही कम अमाउंट में P4 रिलीज करते हैं, फॉस्फोरस रिलीज करते हैं। और ये P4 वही होता है, ये जो व्हाइट कलर का, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना, ये वही एलोट्रोपिक फॉर्म होता है जो रिलीज होता है खेतों में। अब इसके साथ एक खासियत है, खासियत ये है कि ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, ये जब भी गलती से अगर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ गया तो ये बनाता है P4O10, P4O10 बनाता है। ठीक है, P4O10 का स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना, पढ़े भी हो पहले।
P4O10 बनाता है। और ये जो P4O10 है ना, ये व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। P4O10 जो होते हैं ये क्या होते हैं, व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, अगर ये कहीं आपको P4O10 बनते हुए दिख जाए तो ये व्हाइट फ्यूम दिखेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि रात को फॉस्फोरस रिलीज हो रहा है, दूर दूर में कहीं पे अब फॉस्फोरस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन तो है ही है, उसके साथ जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है ना, व्हाइट फ्यूम बनाता है। और वो व्हाइट फ्यूम जो है ना, वो कोई बहुत दूर से देखेगा ना तो ऐसा लगता है ना कि कोई व्हाइट कलर का कुछ मूव कर रहा है। तो वो जो व्हाइट कलर का गाँव में जो मूव करते हुए जो मतलब वो फेमस होते हैं ना, जो कहानियां चलती हैं, वो उसका सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो फॉस्फोरस है। ये फॉस्फोरस जो व्हाइट, देखो फॉस्फोरस सिंपल सा ध्यान रखना, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन याद रहे, बहुत काम की चीज है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। P4 जो होता है वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो P4O10 देता है। फॉस्फोरस, देखो एक चीज को, एक और भी चीज बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो यहाँ पे, इसके स्ट्रक्चर की चीज बता रहा हूँ। देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बार पढ़े हुए हो, ठीक है, नालायकपंती नहीं करो। ये है P4O10। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक, केज समझते हो ना, पिंजरा, पिंजरा टाइप का स्ट्रक्चर होता है P4O10 का। ठीक है, ये व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, और ये व्हाइट फ्यूम्स जो होते हैं ये बहुत बार सिग्नल्स के लिए भी यूज किया जाता है। हालांकि आगे और भी आप होम सिग्नल के बारे में पढ़िएगा, बट ये भी बहुत बार सिग्नल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यही है व्हाइट साड़ी वाली। ठीक है, तो यही कहानी है आपके पास व्हाइट फॉस्फोरस के, बहुत ज्यादा इसकी कहानी पे नहीं जा रहे हैं। तो इस चीज को बस ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, P4O10 बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं इनकी कुछ सॉल्युबिलिटीज पैटर्न पे भी। तो देखो P4 और ये जो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस है, ये नॉर्मली सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है CH2 में, CH2 में नॉर्मली सॉल्युबल होता है। ये जो सॉलिड फॉस्फोरस रेड वाला है, ये सॉल्युबल होता है वाटर और CH2 दोनों में ही। ये H2O में भी होता है और CH2 में भी होता है। ठीक है, ये ब्लैक फॉस्फोरस के साथ एक चीज और भी है कि ब्लैक फॉस्फोरस के दो और भी फॉर्म देखने को मिलते हैं, अल्फा फॉस्फोरस, ठीक है, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। तो ये ब्लैक वाला बहुत काम का नहीं है, ब्लैक वाले से बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन आता है। मेनली जो आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाइट और रेड से आता है। बात करते हैं इनके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स के बारे में कि व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो P4 के डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, लेकिन जो रेड फॉस्फोरस है वो चेन फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो जरा सा अपन इस पे बात कर लेते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में। तो व्हाइट फॉस्फोरस इज लाइक दिस, P, ठीक है, ये है व्हाइट फॉस्फोरस, मतलब सारे फॉस्फोरस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ साक्षी बाबू, मुझे ध्यान दे लो यार, हो सकता है शायद मैं मिस कर गया हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे हो सकता है शायद अभी ध्यान से उतर गया, एक सेकंड रुक जाओ, तो मुझे देख लेने दो। ऐसा क्या, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये बता देता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये कहानी होती है आपके रेड फास्फोरस की, ये इधर चेन बढ़ गया और ये इधर चेन बढ़ गया। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ यार, साक्षी कुछ बोल रही है, एक मिनट रुको, तो मुझे एक बार एक चीज चेक कर लेने दो, हो सकता है शायद मेरे को ध्यान में से उतर गया हो। मेरे पास खुलेगा ही नहीं, जस्ट मिनट। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको बाद में, अभी शायद
थोड़ा समस्या है मेरे को, ये ओपन बट बंद करके खोलने में दिक्कत होता है। चलो ठीक है, एनीवेज देख लेंगे इसको बाद में। तो ये कहानी आपके पास फास्फोरस के, इस चीज पे भी रुक जाना, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूं मैं कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास है व्हाइट ब्लैक और रेड फास्फोरस की। थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखना इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज कि भैया इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज फॉस्फीन, पीएच 3। अब बात ये है कि भैया ये पीएच 3 बनता कैसे है, तो पहले तो इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जान लो। बहुत गंदा स्मेल होता है इसका पीएच 3 का, ठीक है। मतलब वो सड़े हुए मछली की तरह, रोटेन फिश की तरह इसका स्मेल होता है, फिशी स्मेल होता है। बनाते कैसे हैं इसको, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका, हाँ बिल्कुल रोटेन फिश की तरह। चलो, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं H2O के साथ में। H2O के साथ में जब ट्रीट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में फॉस्फीन। सेम काम HCl के साथ होता है, जो यहाँ OH होता है उसकी जगह यहाँ Cl यूज कर लिया तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में फॉस्फीन। तो आपको सीधे ये ध्यान रखिए कि कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ इसको अगर ट्रीट किया गया है वाटर के साथ या HCl के साथ, वो सीधे क्या बना देगा अपने को, फॉस्फीन बना देगा, ठीक है। एक केस में CaOH ट्वाइस मिलेगा और एक केस में Cl2 मिलेगा। फर्क कितना है कि एक जगह OH और एक जगह Cl है। दूसरी कहानी क्या है कि अगर आपने P4 लिया, P4 को अगर आपने NaOH के साथ ट्रीट किया है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है, दैट इज फॉस्फीन बनता है और यहां बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको ध्यान रखना, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल जो बुक वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें भी ये पूछा गया रिएक्शन है। इसको ऐसे बोलेगा कि CO2 के एनवायरमेंट में इस रिएक्शन को कराया गया है, ठीक है। CO2 के इन्वायरमेंट में इस रिएक्शन को कराया गया है। बोलता गया कि फास्फोरस को अगर आपने NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या होगा। तो अगर CO2 के इन्वायरमेंट में अगर आप रिएक्ट कराओगे तो pH 3 बनेगा और आपके साथ बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलेगा, नहीं चलेगा, चलो ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन फटाफट। तो इसमें याद करना यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब इसका कोई उपाय नहीं है। मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूं, इसका कोई उपाय नहीं यार। ये जो रिएक्शन है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, मतलब कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उसको जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है उसको मैं टिक लगा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट अल्टीमेट पॉइंट है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप कोई लॉजिक लगा लो और उससे आपको पता चल जाए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक। ठीक है, चलो थोड़े बहुत बस वो अपने हिसाब से जो तुम उसमें ट्रिक जैसा लगाना चाहते हो वैसा तुम लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इसके थोड़े बहुत रिएक्शंस पे। चलो मैं इसको इसके साथ एंड कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। चलो इतने रिएक्शंस पढ़ लो, यही बहुत है। कॉपर सल्फेट को अगर आपने फॉस्फीन के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया कॉपर फॉस्फाइड और साथ में H2SO4। ये रिएक्शन कैसी है, अगर इसको गौर फरमाओगे इस रिएक्शन को तो जरा सा ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे इसका दिख रहा है एक, देखो एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, इसका -3 है। यहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, -3 है। सल्फेट यहाँ जो +6 था यहाँ +6 है, कॉपर जो यहाँ +2 था यहाँ +2 है। मतलब ये किस तरह की रिएक्शन है, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट है और कुछ भी उसके अलावे नहीं है, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से तुम चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो, कहीं ना कहीं एसिड बेस काइंड ऑफ रिएक्शन है। जैसे मन वैसे याद कर सकते हो यार, इसका कोई ऐसा मतलब कोई 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 रूल नहीं है इसका कि इस रूल से ये रिएक्शन जाएगी, ठीक है। बस ध्यान रखो कि अगर मेटल सल्फेट या मेटल क्लोराइड अगर आप लेते हो तो आपको वहां फॉस्फाइड मिल जाएगा, ठीक है। या ऐसे सोचो ना कि क्लोराइड से फॉस्फाइड मिल गया, मतलब क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कुछ अलग थोड़ी हुआ है, ठीक है। तो ये फॉस्फाइड यहां चला गया और सल्फेट इसके साथ चला आया, हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। सेम कहानी यहाँ कि इसके साथ फॉस्फाइड हो गया और ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला आया। तो बस कुछ नहीं है, एक तरीके का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये जो सेकेंड वाली रिएक्शन इसको ध्यान दोगे तो ये यहाँ पे अपने को एक चीज दिखती है, दैट इज pH 3 का बेसिक नेचर। ये क्या है, बेसिक नेचर है किसका, pH 3 का। कैसे pH 3 बेसिक नेचर है, वो HBr के साथ रिएक्ट करता है तो अपने को क्या दिख रहा है, ये बन रहा है pH 4Br, ठीक है। अब कैसे ये बेसिक नेचर है, तो अगर यहाँ पे मान लो NH3 होता तो NH3 के साथ आप कंपेरिजन करके देख सकते हो कि NH3 HBr के साथ रिएक्ट करता तो ये क्या बना लेता भैया, NH4
बी आर। तो बिल्कुल उसी तरह की रिएक्शन है जैसे NH3 का था, वैसे PH3 का है। वीकली बेसिक होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये वीकली बेसिक है। तो वीकली बेसिक नेचर ऑफ PH3 HBr के साथ रिएक्ट किया, PH4 Br बन गया। चलेगा? चलो ठीक है। सो अपन बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये कहानी है अपने पास कि कैसे अपने पास PH3 रिएक्ट करता है। बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है, इतना कर लो वही बहुत है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए, अगले क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा कष्ट करना कि एनसीईआरटी पढ़ लो, इतना कष्ट करो कि एनसीईआरटी रीडिंग डाल लो। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है, बहुत हो गया, इतना 40 मिनट बहुत होता है, ये रट्टा मारने वाली चीज बहुत है, मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। सो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की कहानी। बाकी जितना आज पढ़ाया उसको जाके घर पे एक बार रिवाइज कर लेना। एक चीज है, मैं एक चीज देख लेता हूँ अभी, तो देख सकता हूँ मैं, जस्ट मिनट। यार चलो ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ यार, एक चीज। ठीक है, अभी कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, किसी ने एक डाउट पूछा था, मैं एक बार देख लेता हूँ वो डाउट। डाउट नहीं था बेसिकली, एक चीज थी, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है शायद मैं मिस्टेक कर गया हूँ, ध्यान में नहीं रहा हो। चलो ठीक है, एनीवेज बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या? चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, स्लाइड डाल दूंगा। और जिसका डाउट था वो P4 वाला, वो एक बार मैं, मुझे याद नहीं आ रहा किसका था, साक्षी का था। हाँ साक्षी, मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चा, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ यार, अभी खुल नहीं रहा है वो, तो मुझे काफी मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा खोलने के लिए, तो मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, तो अभी की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। लेखिका, यार इस मैटर में मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। चलो, अरे बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक गया यार, मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है। एक चीज ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ यार। 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, उसके बाद मैं सेशन खत्म कर दूंगा। एक बच्चे का डाउट है, मैं देख लेता हूँ, अगर अभी मिल जाए तो मैं भी क्लियर कर दूं। बट मिले तब तो दिक्कत ही है। अरे रुक जा, हो गया।
अच्छा हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ यार।